नमस्कार। दिन भर की बड़ी खबरों के विश्लेषण के कार्यक्रम सुनिए सच में आपका स्वागत है। मैं हूं मुकेश कुमार। दोस्तों, आप सत्य हिंदी को देख रहे हैं, पसंद कर रहे हैं, ये हमारे लिए बहुत खुशी की बात है। हम चाहते हैं कि आपका और हमारा ये संबंध और प्रगाढ़ हो और मजबूत हो। इसके लिए हम आपसे गुजारिश करते हैं कि कृपया इस वीडियो के साथ दिए गए डिस्क्रिप्शन में जाएं। उसमें नीचे एक लिंक दी गई है, उसको आप क्लिक करें। उम्मीद है आप ऐसा ज़रूर करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज की सबसे बड़ी खबरों के विश्लेषण का कार्यक्रम सुनिए सच। और सुनिए सच में सबसे पहले आज की खास खबरों पर एक नज़र। रघुराम राजन ने कहा, पीएमओ से नहीं संभलेगी डूबती अर्थव्यवस्था। बंगाल में अम्पन तूफान से तबाही, ममता बोली सर्वनाश हो गया। भीड़ के साथ गौशाला का उद्घाटन करने पहुंचे बीजेपी के विधायक। सोनिया पर एफआईआर, पीएम केयर्स फंड पर अफवाह फैलाने का आरोप। महाराष्ट्र में सोशल मीडिया पर नफरत फैलाने वालों की खैर नहीं। और आइए अब शुरू करते हैं आज की बड़ी खबरों के विश्लेषण का सिलसिलेवार ढंग से सिलसिला। सबसे पहले आज की सबसे बड़ी खबर लेते हैं। आरबीआई के पूर्व गवर्नर रघुराम राजन ने एक बार फिर से अर्थव्यवस्था को लेकर सरकार को चेताया है। द वायर को दिए एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि भारत की अर्थव्यवस्था बर्बादी की कगार पर खड़ी है और इसको अकेले पीएमओ नहीं संभाल सकता। सरकार को विपक्ष के प्रतिभाशाली लोगों से बात करनी चाहिए। उन्होंने कहा कि अर्थव्यवस्था को बचाने के लिए हर संभव कोशिश करनी होगी, नहीं तो ये तबाह हो जाएगी। राजन ने कहा कि ऐसा नहीं है कि केवल कोरोना के कारण लगाए गए लॉकडाउन ही एक कारण है। उन्होंने कहा कि अर्थव्यवस्था पिछले 3-4 सालों से कमज़ोर हो रही थी, लेकिन सरकार इस बात को कबूलने के लिए तैयार ही नहीं थी। उन्होंने कहा कि भारत ने अगर उचित कदम नहीं उठाए तो स्थितियां बहुत ही विकट होने वाली है, बहुत ख़राब होने वाली है। तो रघुराम राजन लगातार सरकार को चेताते रहे हैं और रघुराम राजन केवल अकेले अर्थशास्त्री नहीं हैं जो ऐसा कर रहे हैं। लगातार कई अर्थशास्त्रियों ने, अमर्त्य सेन से लेकर अभिजीत बैनर्जी तक और दूसरे भी विदेशी अर्थशास्त्रियों ने भी सरकार को बार बार चेताया है कि ये समय ऐसा है जब आप ज़्यादा विचार विमर्श करके ज़्यादा अच्छे ढंग से आर्थिक नीतियों को आकार दें। अभी हो ये रहा है कि प्रधानमंत्री कार्यालय ही सारी अर्थनीतियों को शेप दे रहा है, बना रहा है, निर्णय कर रहा है उनके बारे में। यहाँ तक कि वित्त मंत्री और वित्त मंत्रालय की भूमिका भी इसमें बहुत सीमित है। तो जाहिर है कि पीएमओ पर इतनी ओवर डिपेंडेंस या पीएमओ का ये जो ओवर कॉन्फिडेंस है कि वो पूरी अर्थव्यवस्था के बारे में सब कुछ जानते समझते हैं और वह उसको संभाल सकते हैं, ये हमें किसी बड़ी खाई में ढकेलने जा रहा है। ये ज़रूरी है कि हमारे देश में जो भी जाने माने अर्थशास्त्री हैं या अर्थ के विशेषज्ञ हैं या वो नेता हैं जिनके पास अर्थव्यवस्था की समझदारी है, उनसे सरकार को विचार विमर्श करना चाहिए, सलाह मशवरा करना चाहिए। ये जो अर्थव्यवस्था की हालत हम देख रहे हैं वो केवल कोरोना संकट की वजह से नहीं है, ये रघुराम राजन का कहना है। पिछले 3-4 सालों से आप देखिए कि नोटबंदी के बाद से जब अर्थव्यवस्था ने सिकुड़ना शुरू किया, ढहना शुरू किया, तो फिर संभलने में नहीं आई सरकार के। लगातार वो ऐसे कदम भी उठाती रही कि अर्थव्यवस्था और बिगड़ती चली गई। तो ये 3-4 साल का सिलसिला है और 3-4-5 साल से लगातार पीएमओ अर्थव्यवस्था को अपने नियंत्रण में रखा हुआ है, अपने हिसाब से चलाने की कोशिश कर रहा है और उसमें जाहिर है कि ज़्यादा ध्यान उसका कारपोरेट की तरफ रहा है, औद्योगिक घरानों की तरफ रहा है, उनको रियायतें देने की तरफ रहा है। इस वजह से अर्थव्यवस्था संभल ही नहीं पाई। अर्थव्यवस्था को उसने उस दृष्टि से देखा जिसमें आम आदमी के लिए बहुत गुंजाइश नहीं थी। आम आदमी की आय बढ़े, वो ज़्यादा खर्च करे, इस पर गौर नहीं किया गया और अभी जो आर्थिक पैकेज घोषित किया गया उसमें भी नहीं किया गया। तो तमाम अर्थशास्त्री कह रहे हैं कि ये सही दिशा नहीं है, ये अर्थव्यवस्था को हैंडल करने का, डील करने का सही तरीका नहीं है। इसमें ज़्यादा टैलेंट का इस्तेमाल करना चाहिए, ज़्यादा आर्थिक विशेषज्ञों को शामिल करके उनकी राय मशवरे के साथ आगे बढ़ना चाहिए, वरना अर्थव्यवस्था ऐसे मोड़ पर पहुंच जाएगी जहां से निकालना उसको मुश्किल हो जाएगा। हम पिछले 30-40 साल पीछे चले जाएंगे और फिर हम ये उम्मीद नहीं कर सकते कि हम चीन का मुकाबला करेंगे, विश्व की एक बड़ी अर्थव्यवस्था, आर्थिक ताकत बनकर उभर पाएंगे। ये हमारे लिए एक ख्याली पुलाव है जिसको फ़िलहाल हमको पकाना बंद कर देना चाहिए। सब्ज़ बाग जो
प्रधानमंत्री और सरकार दिखाने की कोशिश कर रही है वो बहुत झूठे हैं, उसमें हमें फंसना नहीं चाहिए। ना ही सरकार को इस खाम ख्याली में रहना चाहिए कि वो सब कुछ ठीक कर लेगी। ये बहुत ही संवेदनशील समय है, गंभीर समय है और इसमें ज़्यादा समझदारी, खुलापन की ज़रूरत है, ये रघुराम राजन साहब कह रहे हैं। और अब अगली खबर की तरफ बढ़ते हैं। उस खबर के बारे में बात करने से पहले एक बार मैं अपना निवेदन आपसे फिर दोहराऊंगा कि कृपया इस वीडियो के साथ दिए डिस्क्रिप्शन में जाएं, उसमें नीचे एक लिंक दी गई है, उसको क्लिक करें। हमारे आपके संबंध और बेहतर बने, उसके लिए ये कवायद ज़रूरी है। अगली खबर, बुधवार की शाम को 185 किलोमीटर की रफ्तार से आए चक्रवाती तूफान ने पश्चिम बंगाल में भयानक तबाही मचाई है। कम से कम 12 लोगों की मौत हो गई, सैकड़ों घर और हज़ारों पेड़ गिर गए। इसके अलावा बिजली और दूर संचार व्यवस्था तहस नहस हो गई है। कोलकाता नगर निगम के प्रशासक और शहरी विकास मंत्री फिरहाद हकीम कहते हैं, अम्पन भयानक होगा इसका अंदाज़ा तो था, लेकिन ये इतना भयानक होगा इसकी कल्पना नहीं की गई थी। पूरा महानगर कचरे के ढेर में तब्दील हो गया है। तूफान के असर से लगभग 1200 मोबाइल टावर बेकार हो गए हैं, नतीजतन मोबाइल नेटवर्क भी ठप हो गए हैं। वहीं सीएम ममता बनर्जी ने दावा किया है कि तूफान से करीब 72 लोगों की मौत हुई है और करीब 1 लाख करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। इसको लेकर ममता ने कहा कि सर्वनाश हो गया। उन्होंने कहा कि कोरोना वायरस से ज़्यादा नुकसान इस तूफान की वजह से हुआ है। इसके अलावा ओडिशा में 45 लाख लोग इससे प्रभावित हुए हैं और 2 लोगों के मरने की खबर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस बीच ट्वीट कर प्रभावित राज्यों के लोगों को हर संभव सहायता का आश्वासन दिया है। तो आपदाओं में, चक्रवात में किसी का वश नहीं है। ये सर्वनाश हुआ है, अगर ममता बनर्जी इसे सर्वनाश का नाम दे रही हैं। अब चुनौती ये है कि इस सर्वनाश से जो लोग प्रभावित हुए हैं उन तक राहत कैसे पहुंचाई जाए, उनको कैसे संबल दिया जाए, सहारा दिया जाए, और इसके लिए एक बड़े आर्थिक पैकेज, आर्थिक अभियान की ज़रूरत पड़ेगी। उन्हें केंद्र के पास जाना पड़ेगा और केंद्र को इस समय उनकी मदद करनी चाहिए। हालांकि केंद्र इस समय पूरी तरह से राजनीति से प्रेरित है। वित्त मंत्री, गृह मंत्री, प्रधानमंत्री और पश्चिम बंगाल के गवर्नर साहब, ये चारों राजनीति से प्रेरित होकर पश्चिम बंगाल में जो भी कर रहे हैं उससे हालात और ख़राब होंगे। हालात ख़राब होंगे तो जाहिर है कि उनको राजनीतिक फ़ायदा मिल सकता है, क्योंकि जितने हालात बिगड़ेंगे उतने ममता बनर्जी के खिलाफ जाएंगे। तो ये एक स्ट्रेटजी केंद्र सरकार की हो सकती है, लेकिन पश्चिम बंगाल के लोगों के साथ दुश्मनी निकालना, उनको परेशान होने देना, ये केंद्र सरकार के दायित्व नहीं है। केंद्र सरकार का दायित्व ऐसे मौक़ों पर यह है कि वो राज्य सरकारों की मदद करे, वहाँ की जनता को जो भी सहायता चाहिए उसके लिए आगे आए, और उम्मीद करनी चाहिए कि ये बड़प्पन केंद्र सरकार दिखाएगी। ममता बनर्जी को भी इस समय कोशिश करनी चाहिए कि केंद्र सरकार के साथ मिलकर इसको ठीक ढंग से हैंडल करें। हालांकि एक बड़ी चुनौती दूसरी पैरेलल कोरोना वायरस की चल रही है और पश्चिम बंगाल में वो लगातार फैलता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। तो ये दोहरा संकट पश्चिम बंगाल के लोगों के सामने है। ओडिशा में भी तबाही हुई है, लेकिन उस पैमाने पर नहीं हुई है। वहाँ रेस्क्यू ऑपरेशन भी बहुत हो गया था, बहुत सारे लोगों की जानें इसीलिए नहीं गई हैं, और ओडिशा को इसका पहले का अनुभव है, उसका उसे फ़ायदा भी मिलता रहा है। लेकिन ये अम्पन ने जो तबाही मचाई है बंगाल में, उसके लिए राजनीतिक मतभेद भूलकर, राजनीतिक स्वार्थों को किनारे रखकर मिलजुल कर काम करना पड़ेगा। और आइए अब अगली खबर का रुख करते हैं। एक और बीजेपी नेता ने प्रधानमंत्री मोदी द्वारा सोशल डिस्टेंसिंग पालन करने की अपील की धज्जियां उड़ाई हैं। ताज़ा मामला हरियाणा के हिसार का है। यहाँ हांसी से भाजपा के विधायक विनोद भयाना गौशाला का उद्घाटन करने पहुँच गए। इस दौरान उनके साथ बड़ी संख्या में पार्टी कार्यकर्ता और गौरक्षक दिखाई दिए। देखते ही देखते उनके आसपास और लोगों की भीड़ भी जुट गई। गौरतलब है कि लॉकडाउन में किसी भी तरह की सार्वजनिक, धार्मिक या राजनीतिक सभा की इजाज़त नहीं है। बता दें, ऐसा नहीं है कि ये पहले बीजेपी नेता हैं जिन्होंने लॉकडाउन में इस तरह से भीड़ जुटाई है। इससे पहले कर्नाटक में तुरुवेकरे से बीजेपी विधायक एम जयराम ने अपने जन्मदिन पर भारी संख्या में लोगों को इकट्ठा किया था, जन्मदिन मनाया था और बिरयानी भी बंटवाई थी। महाराष्ट्र में भी वर्धा से बीजेपी विधायक दादा राव केचे के घर पर जन्मदिन के मौके पर 200 से ज़्यादा लोग इकट्ठे हो गए थे। उधर
केवल बीजेपी के लोग ही ऐसा नहीं कर रहे हैं, कांग्रेस के लोगों ने भी, हालांकि बहुत कम कर रहे हैं, लेकिन आज उस तरह के लॉकडाउन की धज्जियां उड़ाने का काम किया। उन्होंने राजीव गांधी की पुण्यतिथि पर बेंगलुरु में कांग्रेस कार्यकर्ता इकट्ठे हुए, जिसमें सोशल डिस्टेंसिंग का कोई ख्याल नहीं रखा गया। बता दें, भारत में कोरोना के मामले बहुत तेज़ी से बढ़ रहे हैं और पिछले 2 दिनों से लगातार 5600 से ज़्यादा मामले सामने आ रहे हैं। 1 लाख से संख्या तो बहुत पहले ही पार की जा चुकी थी। अगली खबर का रुख करते हैं। कर्नाटक में कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। एफआईआर में आरोप लगाया गया कि कांग्रेस के आधिकारिक ट्विटर हैंडल से पीएम केयर्स फंड को लेकर अफवाह फैलाने वाले और जनता को गुमराह करने वाले कुछ ट्वीट किए गए हैं। इस मामले में कर्नाटक के शिवमोगा के सागर इलाके के एडवोकेट केवी प्रवीण ने शिकायत दर्ज कराई है। प्रवीण ने कहा कि कांग्रेस ने अपने ट्विटर हैंडल से 11 मई को शाम 6 बजे के बाद ऐसे ट्वीट किए जिनमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भारत सरकार के खिलाफ निराधार और झूठे आरोप लगाए गए हैं। अंग्रेजी अखबार द इंडियन एक्सप्रेस से बात करते हुए प्रवीण ने कहा, इन ट्वीट्स में कहा गया कि पीएम केयर्स फंड देश के लोगों के कल्याण के काम नहीं आएगा, बजाय इसके यह उनके व्यक्तिगत हितों जिसमें विदेशी दौरे शामिल हैं के काम आएगा। बता दें, राजनीतिक दल अपने विपक्षी के खिलाफ ऐसे तेवचे पैंतरे चलते रहते हैं। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी पर भी अलग अलग राज्यों में एफआईआर दर्ज कराई गई थी। आरएसएस ने राहुल गांधी पर कई एफआईआर दर्ज कराई हैं, जिनमें से एक तो पत्रकार गौरी लंकेश की हत्या को बीजेपी आरएसएस की विचारधारा से जोड़ने के आरोप में भी थी। तो ये एक राजनीतिक अभियान है। प्रधानमंत्री की पार्टी और बीजेपी के लोग इस तरह से कर रहे हैं और ये कर्नाटक में हो रहा है जहां उनकी सरकार है। और पीएम केयर्स फंड को लेकर आप जानते हैं कि तमाम तरह के सवाल उठ रहे हैं, बहुत सारे के संदेह हैं जिसके बारे में प्रधानमंत्री ने अभी तक कोई भी स्पष्टीकरण नहीं दिया है। लगातार ये प्रश्न पूछे जा रहे हैं कि इसमें ट्रांसपेरेंसी क्यों नहीं बढ़ती जा रही, इसमें अकाउंटेबिलिटी क्यों नहीं बढ़ती जा रही, इसका ऑडिट क्यों नहीं करवाया जा रहा है, इसमें कितना फ़ंड आ चुका है ये क्यों नहीं बताया जा रहा है, ये फ़ंड देने वाले हैं कौन, कहीं वो शस्त्रों के सौदों में दलाली खाने वाले लोग तो नहीं दे रहे हैं, करप्ट लोग तो नहीं दे रहे हैं, अपराधी तो पैसे नहीं जमा कर रहे हैं। तो ये तमाम तरह के सवाल उठ रहे हैं और उन सवालों के जवाब चूँकि प्रधानमंत्री नहीं दे रहे हैं, प्रधानमंत्री कार्यालय नहीं दे रहा है, इसलिए इस तरह के सवाल उठ रहे हैं और विपक्षी दलों को पूरा हक है कि वो प्रश्न करें, अपनी शंकाएं जाहिर करें। इसके बारे में कोई अगर व्यक्ति किसी पार्टी से, किसी संगठन से जुड़ा हुआ है और जाहिर है कि उसका इरादा भी नेक नहीं है, वो एफआईआर दर्ज करा रहे हो, बड़ी आसानी से एफआईआर दर्ज कर ली जा रही है। ये भी ताज्जुब की बात है कि इतने बड़े बड़े नेताओं के खिलाफ कोई भी कहीं भी पुलिस स्टेशन में जाके किसी भी तरह की एफआईआर दर्ज करा सकता है बिना किसी प्रमाण के, बिना किसी प्रिलिमिनरी इंक्वायरी के। तो ये भी एक परेशान करने की कोशिश हो सकती है। कर्नाटक सरकार के पास अगर सद्बुद्धि होगी तो इस तरह की चीज़ों को वो प्रमोट नहीं करने देगी और इस मामले को वहीं रफा दफा करने की कोशिश करेगी, उम्मीद करना चाहिए। और इस तरह की प्रवृत्ति को बहुत बढ़ावा भी नहीं देना चाहिए, क्योंकि ये स्वस्थ राजनीति में एक आतंक का, एक दबाव का काम करती है, जो कि बेहतर नहीं है हमारे लोकतंत्र के लिए। और अब आज की अंतिम खबर, सोशल मीडिया पर प्रमुख व्यक्तियों के खिलाफ अनाप शनाप लिखने वालों को महाराष्ट्र साइबर पुलिस ने अंतिम चेतावनी दे दी है। ऐसे 100 से ज़्यादा लोग हैं जिन्हें पुलिस ने आगे से ये हरकत न करने के लिए चेताया है। अंग्रेजी अखबार द इंडियन एक्सप्रेस के मुताबिक साइबर पुलिस ने सीआरपीसी की धारा 149 के तहत ऐसे लोगों को नोटिस भेजा और कहा है कि ये फाइनल रिमाइंडर है और अगर अब ऐसा किया तो उसे संज्ञेय अपराध माना जाएगा। ये शायद पहली बार है जब किसी राज्य में पुलिस ने इतनी बड़ी संख्या में लोगों को नोटिस जारी किए हैं। ऐसा लगता है कि चूंकि धारा 149 के तहत ये दर्ज करा नोटिस भेजे गए हैं तो इसमें दूसरे समुदायों के प्रति घृणा, नफरत, हिंसा की भावना पैदा करना, उन्माद पैदा करना, इस तरह का माहौल, वातावरण निर्मित करना, ये आता है। और अगर इसके तहत कार्रवाई कर रही है तो ये अच्छी बात है, लेकिन कई बार पुलिस इस तरह की चीज़ों का बेजा इस्तेमाल करती है। इस झूठी मूठी शिकायतों या छोटे मोटे ट्वीट पर भी वो आगे बढ़कर कार्रवाई करती है। तो ये एक बहुत ज़रूरी है कि इसका भी कोई मैकेनिज़्म हो कि आखिरकार कौन सी ट्वीट आपत्तिजनक है, कौन सी ट्वीट्स ऐसी हैं जो भड़काऊ हैं, उन्माद फैलाती हैं। और सोशल मीडिया ही क्यों,
मेन स्ट्रीम मीडिया को क्यों बख्शा जाए? वहाँ भी इस तरह की हरकतें हो रही हैं। बड़े बड़े चैनलों के संपादक, एंकर इस तरह से प्राइम टाइम में जहर उगलते हैं दूसरी कम्युनिटी के ख़िलाफ़, तो उनको क्यों बख्शा जाए? ये सोशल मीडिया पर लिखने पढ़ने वालों के ख़िलाफ़ ही क्यों कार्रवाई की जा रही है? और ये राष्ट्रीय स्तर पर भी होनी चाहिए। केंद्र के सूचना प्रसारण मंत्री को देखना चाहिए कि इसको कैसे रोका जाए। हालांकि ऐसा करने के बजाय वो उन लोगों की पीठ ठोकते हैं जो रात को चैनलों में दूसरे समुदायों के खिलाफ घृणा फैला रहे होते हैं। तो ये एक अजीब सा कंट्राडिक्शन है। लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण बात यह है कि इसका कोई ऐसा फूल प्रूफ मैकेनिज़्म डेवलप नहीं किया जा रहा है जिसमें पुलिस इन अधिकारों का दुरुपयोग न करे। गलत लोगों के खिलाफ तो कार्रवाई हो, वो ठीक बात है, लेकिन जो लोग अपना विरोध प्रकट कर रहे हैं या तर्कपूर्ण ढंग से अपनी बात रख रहे हैं, घृणा नहीं फैला रहे हैं, हिंसा के लिए माहौल नहीं बना रहे, तो उनके खिलाफ कार्रवाई ना हो, उनको निशाना ना बनाया जाए, इसकी व्यवस्था होनी चाहिए। तो इन छोटे मोटे सावधानी और राइडर के साथ मैं अब इस सुनिए सच के आज के इस अंक को यहीं ख़त्म करूँगा। उम्मीद है कि ये एपिसोड आपको अच्छा लगा होगा। आप इस वीडियो को लाइक करेंगे, इसको शेयर करेंगे, और कल फिर सुनिए सच के साथ मैं हाजिर होऊंगा और आप भी हमारे साथ रूबरू होंगे। तो आप मुझे अनुमति दीजिए। नमस्कार। सत्य हिंदी के और वीडियोस को देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें